नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, यूनिट 2 में हमको पढ़ना है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट यानी कि समकालीन कलाकार। और वर्तमान में अभी हम समकालीन कलाकार के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक आपके बिहार के आपके मुंगेर जिले के एक कलाकार नंदलाल बसु के बारे में चर्चा किया और उनकी जीवनी पर बात किए थे। तो बिहार के समकालीन कलाकार थे। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम एक महिला कलाकार का चयन किया है जिनका नाम है अमृता शेरगिल। आज हम बात करेंगे अमृता शेरगिल के बारे में, क्योंकि अमृता शेरगिल एक ऐसी महिला कलाकार थी जिनको बहुत कम समय मिला अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। उनकी जीवनी हम जानेंगे तो देखेंगे वो मात्र 28 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मात्र 28 साल ही वो जिंदा रही और इतने कम समय में ही इतनी ऐसी कलाकृतियों का निर्माण किया जो कि आज विश्व धरोहर के रूप में हमारे देश में सुरक्षित है। तो वैसी महिला कलाकार के बारे में हम जानेंगे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सीरीज के अंतर्गत। कंटेम्प्रेरी सीरीज आर्टिस्ट यानी कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का आपका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना था नंदलाल बसु के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे अमृता शेरगिल के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में और मृत्यु हो गई थी 1941 में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कितनी उनकी अल्प आयु थी, बहुत कम समय में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इस वीडियो में हम अमृता शेरगिल के बारे में जानते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म जो है 30 जनवरी 1913 को हुआ था। इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913 को और इनकी मृत्यु हो गई थी 5 दिसंबर 1941 को। ये डेट आपको याद रखना है। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913 को और मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1941 ईस्वी को। इनका जन्म जो हुआ था हंगरी में हुआ था। बुडापेस्ट जगह है हंगरी में, बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि इनके पिता जो थे वो भारतीय थे, एक भारतीय जमींदार थे और इनकी माता जो थी वो हंगेरियन की थी। हंगरी की एक सुप्रसिद्ध कलाकार थे। यानी कि इनके पिताजी तो भारतीय थे लेकिन माता जी थी वो हंगेरियन थी। इनकी माता जी का नाम था मारिया अंतवानेट गोरेसमन, इनके माता जी थी वो, और इनके पिताजी का नाम था सरदार उमराव सिंह जो कि एक जमींदार थे। और जो इनकी मम्मी थी, जो इनकी माँ थी, वो क्या थी, ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार थी। यानी कह सकते हैं कि अमृता शेरगिल की मम्मी जो है एक कलाकार थी वो। तो कहीं ना कहीं जब कलाकार घर में रहता है तो कला को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। शायद यही वजह था कि अमृता शेरगिल को भी कला के क्षेत्र में आने में बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। अमृता शेरगिल जो है जन्म के बाद लगातार 8 वर्षों तक वो यूरोप में ही रही। उनका जब जन्म हुआ था यूरोप में तो 8 वर्ष तक वो यूरोप में रही और 1921 ईस्वी में, यानी कि उनका 13 में जन्म हुआ और 1921 ईस्वी में फिर क्या कि वो भारत वापस आ गई। यानी कि जन्म के 8 साल बाद 1921 ईस्वी में वो भारत आई और भारत के शिमला में रहने लगी। भारत में जगह है शिमला, वो शिमला में आकर के रहने लगी और शिमला में रहने के दरमियान ही उनमें चित्रकला की रुचि पैदा हुई। जब वो शिमला में रहने लगी तो कहा भी जाता है ना कि जब कलाकार घर में रहे तो बच्चों में उत्पन्न हो रही कला के प्रति आकर्षण को, कला के प्रति भाव को पहचान जाता है। तो जब वो शिमला में रहने लगी तो शिमला का जो प्राकृतिक दृश्य थे उनसे वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुई और कला के रुचि उनके मन में जागृत होने लगी। यानी कि चित्रकला के भाव जो है उनके मन में जागृत होने लगे।
चूँकि मैंने पहले ही कहा था उनकी माता कलाकार थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके माता पिता ने उन्हें पुनः पेरिस के महाविद्यालय बियोक्स आर्ट्स, पेरिस में एक आर्ट कॉलेज है जिसका नाम है बियोक्स आर्ट, उसमें उन्होंने कला की शिक्षा के लिए भेज दिया। जब उन्होंने देखा कि अमृता शेरगिल के अंदर कला के प्रति बहुत रुचि दिखाई देने लगी, वो कला में ही ज़्यादा उनका ध्यान लग रहा था, तो उनको उनके माता पिता ने पेरिस के महाविद्यालय बियोक्स आर्ट में कला सीखने के लिए भेज दिया। और 1929 से लेकर 1934 ईस्वी तक, यानी उनको भेजा गया था 1929 से लेकर के 1934 तक, 1929 से लेकर के वो 1934 तक वो पेरिस में ही रही, यानी कि 5 साल वो पेरिस में रह करके अपनी कला साधना पूरी की, यानी कि उन्होंने कलाकृतियाँ वहाँ बनाना सीखा। और 1934 में ही पुनः वो भारत वापस लौट आई और शिमला के नज़दीक ही समर हिल पर एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो बनाया। यानी कि जैसे उनकी कला साधना पूरी हुई, कला की औपचारिक शिक्षा पूरी हुई 1929 से 1934 ईस्वी तक, तो 1934 में ही यानी कि 1934 में ही वह पुनः भारत वापस लौट आई। और भारत वापस लौटने के बाद से पुनः शिमला में ही समर हिल पर एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो बनाया। आर्ट स्टूडियो उसे कहते हैं जहाँ पर कलाकार अपनी कला साधना करते हैं, यानी कि अपनी पेंटिंगें बनाता है। आप सभी कला क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं, इसीलिए आप सभी को आर्ट स्टूडियो का अर्थ शायद नहीं पता होगा। आर्ट स्टूडियो उसे कहते हैं जहाँ पर कोई कलाकार निवास करता है, रहता है और उसी कमरे के अंदर वो अपनी पेंटिंगें बनाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आर्ट स्टूडियो। प्रत्येक कलाकार का अपना एक स्टूडियो होता है और उसी स्टूडियो में बैठ कर वो अपने कार्य को पूर्ण करता है, यानी कला साधना को पूर्ण करता है, पेंटिंगें बनाता है। अमृता शेरगिल तो भारत आ गई थी और लगातार कला के क्षेत्र में वो काम करते जा रहे थे। जब उन्होंने भारत आया और भारत की कलाकृतियों को देखा, भारत की कला को समझने का प्रयास किया, क्योंकि उनकी शिक्षा तो बाहर हुई थी, बियोक्स आर्ट्स स्कूल में हुई थी, पेरिस में हुई थी, लेकिन जब उन्होंने भारत आया तो भारत में देखा कि भारत में इतनी उन्नत कला है, जैसे कि भारत की अजंता की कला, मुगल कला, राजस्थानी कला। जब इस कला को उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया, इस कला को सीखने के लिए भी उत्सुकता व्यक्त की और कला को भी सीखने लगे। और अमृता शेरगिल कहा भी करती थी, उनका एक कोटेशन भी था, वो कहती थी कि मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेशों में मिली, क्योंकि इसी से मैं अजंता, मुगल और राजस्थानी शैली को समझ पाई। आप सभी को पता ही होगा भारत की जो शैली है, अजंता शैली, मुगल शैली और राजस्थानी शैली, कितनी उन्नत कला शैली है, कितने बेहतर तरीके से कलाकारों के द्वारा चित्रों का निर्माण किया गया है। यदि आप सभी को कभी अजंता जाने का मौका मिले तो अजंता में निर्मित पेंटिंगों को आप देखिएगा, मुगल काल के पेंटिंग को देखिए, राजस्थानी शैली में निर्मित कलाकृतियों को देखिए। तो जब उस कला को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि उस समय भी कला कितनी उन्नत रही थी। तो वही अमृता शेरगिल कहा करती है कि मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कला की शिक्षा विदेश में ली है, क्योंकि जब विदेश में आप कला की शिक्षा लेते हैं तो जो भारत की जो कलाकृतियाँ है, यानी कि भारत की जो कला है, मुगल कला, राजस्थानी शैली, अजंता शैली, इसके बारे में वहाँ नहीं पढ़ाया था। यदि आप भारत में रह करके कला शिक्षा अपनी पूरी करते हैं तो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। जैसे कि मैंने अपनी बात करूं तो मैंने पटना महाविद्यालय से, कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना से, पटना विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो वहाँ पर मुझे सब कुछ पढ़ाया गया था, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, अजंता शैली और इसके अलावा जितनी भी शैलियाँ हैं सबके बारे में विस्तार से बताया जाता है। तो अमृता शेरगिल जो है भारत के चित्रकारों पर एक व्यंग भी करती है, एक कटाक्ष भी करती है और कहती है कि मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है कि मैंने बाहर से कला शिक्षा प्राप्त की और जब मैं भारत में आई तो भारत में मैं इन सब कला को फिर से समझने का मुझे मौका मिला। जबकि अधिकांश जो भारतीय चित्रकार हैं बस इन्हें समझने का ढोंग करते हैं,
यानी कि वो राजस्थानी मुगल शैली को समझते नहीं हैं, बस कहते हैं कि हम चीज़ों को समझ लिए हैं। लेकिन उन्हें खुशी था कि उन सब चीज़ों को उन्होंने सीखने का उन्हें मौका मिला। अमृता की रुचि जो है केवल चित्रकारी में ही नहीं थी, यानी कि अमृता शेरगिल पेंटिंग तो बनाती ही थी और पेंटिंग के साथ साथ उन्हें लेखन कार्य भी किया। उन्हें लिखने का ही बहुत शौक था, यानी कि वो पेंटिंग भी करती थी और उसके साथ ही साथ कला पर उन्होंने लेख भी लिखा है। उनका जो पहला लेख था वो था आर्ट एंड एप्रिसिएंस। उन्होंने पहला लेख लिखा था आर्ट एंड एप्रिसिएंस के नाम से उन्होंने एक कला पर आर्टिकल लिखा है। और इसके अलावा उन्होंने लिखा इंडियन आर्ट टुडे, और तीसरा था ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। ऐसे न जाने कितने लेख हैं, बहुत सारे पत्रिकाएं हैं, बहुत सारे लेख हैं जिस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। 3 तो मैंने अपने सामने आप प्रस्तुत कर दिया। पहला आर्ट एंड एप्रिसिएंस इन इंडियन आर्ट टुडे एंड ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। इन सब मुद्दों पर, इन सब विषयों पर उन्होंने लेख भी लिखे। यानी कि आप कह सकते हैं कि अमृता शेरगिल चित्रकार होने के साथ साथ एक कलमकार भी थे, यानी कि वो राइटिंग का कार्य भी करती थी। उनके द्वारा कला पर लेख भी लिखा गया है, यानी कि वो जितना बेहतर पेंटिंग बनाती थी उतना अच्छा आर्टिकल भी उन्होंने लिखा है। अब हम बात करते हैं अमृता शेरगिल के कुछ पर्सनल लाइफ से संबंधित चीज़ों पर। अमृता शेरगिल ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध 1938 ईस्वी में, ये डेट भी आपको याद रखना है, 1938, उन्होंने 1938 ईस्वी में अपने ममेरे भाई यानी कि कजन ब्रदर जिनका नाम था डॉक्टर एगान से विवाह करने के लिए हंगरी चली गई और 1939 में पुनः भारत वापस आकर रहने लगी। यानी कि जो 2 डेट है 1938 एंड 1939, 1938 में उन्होंने अपने कजन ब्रदर से शादी करने के लिए हंगरी चली गई और 1939 में पुनः भारत वापस आ गई और भारत वापस आकर के रहने लगी। और भारत में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक ग्रामीण विषयों पर पेंटिंग बनाती रही। उनका विषय ही था ग्रामीण जीवन। यदि आप अमृता शेरगिल के पेंटिंगों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि उन्होंने ज़्यादा पेंटिंगें ग्रामीण विषय पर ही बनाया है। 1938 में शादी की और 1939 में पुनः फिर वो भारत आकर के रहने लगी और ग्रामीण विषयों पर उन्होंने चित्रों का निर्माण किया है। अमृता शेरगिल के चित्रों के रंग चटकीले और तपे हुए हैं। उन्हें बहुत अधिक कार्य करने का समय नहीं मिला। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, अमृता शेरगिल का जीवन काल बहुत ही छोटा रहा, बहुत ही अल्प रहा। उन्हें बहुत अधिक कार्य करने का समय नहीं मिला। उनका जीवन काल मात्र 28 वर्ष का ही रहा। आप देख सकते हैं 1913 में उनका जन्म हुआ और 1941 में ही उनकी मृत्यु भी हो गई। ये तो उनका जीवन था, लेकिन हम कलाक्रम की यदि बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि वो 1929 से लेकर के 1934 तक वो कला अध्ययन के लिए गई थी और 1941 में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो आप बोल सकते हैं कि उनको कला साधना के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए मात्र 7 वर्ष का ही समय मिला। उन्होंने 7 वर्ष में ही जो पेंटिंगें बनाई थी, जिन चित्रों का निर्माण किया था, वे आज संसार भर में कला जगत की अनमोल धरोहर है। जो उनको समय मिला, जो उनको अल्प आयु मिला, तो उन्होंने जिन पेंटिंगों का निर्माण किया था वे सभी पेंटिंगें आज अनमोल धरोहर के रूप में भारत के पास सुरक्षित है। अमृता की मृत्यु जो है 5 दिसंबर 1941 को, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1941 को लाहौर में हुई, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसमें भारत का हिस्सा था। लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई थी 5 दिसंबर 1941 को। अमृता शेरगिल ने जितने भी चित्र बनाए, जो उनको जितना कम समय मिला, उसको उन्होंने जितने भी चित्र बनाए थे वे आज बहुमूल्य हैं। इनके लगभग 30 चित्र नगमा में सुरक्षित है। नगमा को बोलते हैं NGM, नगमा जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये आपको याद रखना है। कई बार
परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि नगमा का फुल फॉर्म क्या होता है। नगमा को बोलते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं नगमा, NGMA। इनका 30 चित्र जो है नगमा में सुरक्षित है एवं कुछ चित्र नेशनल म्यूजियम यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यदि आप सभी को कभी भी दिल्ली जाने का मौका मिले तो आप नगमा और नेशनल म्यूजियम एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर नगमा में 30 पेंटिंग के आसपास चित्र जो है अमृता शेरगिल के प्रदर्शित किए गए हैं और उसके साथ ही साथ नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में भी अमृता शेरगिल के बनाए चित्रों को प्रदर्शित किया गया है, डिस्प्ले किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, एक कंटेम्प्रेरी महिला आर्टिस्ट अमृता शेरगिल के बारे में, जिनको बहुत कम समय मिला, अल्प आयु मिला कला साधना अपनी पेंटिंग पूरी करने के लिए। तो इस सीरीज के अंतर्गत कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हमने महिला कलाकार अमृता शेरगिल के बारे में जाना और अगले वीडियो में यानी कि इसी सीरीज के तीसरे आर्टिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। उनका नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी जो थे एक ऐसे कलाकार थे जो ब्लाइंड थे, जो अंधे थे। उनके बारे में हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के तीसरे सीरीज में बात करेंगे, यानी तीसरे वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।